हेलो सुपर लर्नर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। हम कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के फिजिक्स से पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स कवर कर चुका हूं, जिसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको इजी लर्निंग सीनियर्स इस चैनल पे मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं चीजें डाल के दे दूंगा। आज जो हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में, उस टॉपिक का नाम है डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। Learners, my name is शुभम झा, an educator by choice, a certified memory coach, a creative learner and हाँ तुम सबका प्यारा भाई। फिजिक्स पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। कारण इसका ये होता है कि हमें कई सारी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है, इसीलिए मैंने इसी चैनल पे अगर आप जाके देखोगे तो एक बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट बना रखा है, जो मैं चाहूंगा कि उसमें 3-4 वीडियोस आप डेफिनेटली देखना अगर आपको चीजें और ज्यादा आसान करनी है तो, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर चालू है। आज के चैप्टर को यहीं पे शुरू करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम कवर करने वाले डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये चीज आप बिल्कुल पहली बार पढ़ोगे। लर्नर्स, हमारा एक डेडिकेटेड बेसिकली एक वो ये है टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना। क्लास 11-12 से रिलेटेड चीजें यहाँ पे डालता हूं मैं, और जो नोट्स वगैरह है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा या फिर इस चैनल पे भी मिल जाएगा, जो पीछे मैंने टेलीग्राम चैनल दिखाया। हमारा एप्लीकेशन का नाम है इजी लर्निंग का एप्लीकेशन। आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल कर लेना। नोट्स आपको कहां मिलेगा? आपको फ्री मटेरियल्स में जाना है, वहां पे डेडिकेटेड एक क्लास 9 का फ्री कोर्स, क्लास 11 का फ्री कोर्स बना हुआ है, उसके अंदर सारी चीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एप्लीकेशन कैसे यूज करना, तो चैट वाले सेक्शन में जाके आप चैट में लिख देना हाउ टू यूज दिस ऐप, आपके पास कुछ वीडियोस आ जाएंगे, वहां से भी आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल आपको यही लिखना है, हाउ टू यूज दिस ऐप, इसी तरीके से। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा कार्यक्रम। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कार्यक्रम। तो भाई लर्नर्स, बात ऐसी है, अगर हम अच्छे से देखने जाए चीजों को, तो कि ये जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हमें इस टाइप की अभी कोई चीज पढ़नी है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अगर मैं इसको बाय डेफिनेशन देखने जाऊं कि डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या चीजें थी? फिजिकल क्वांटिटी हमारे वो चीजें थी जिसको हम क्या कर पा रहे थे? मेजर कर पा रहे थे। जैसे लेंथ को मैं मेजर कर पा रहा था, मास को मैं मेजर कर पा रहा था, हाइट को मैं मेजर कर पा रहा था, वेट को मैं मेजर कर पा रहा था। ठीक है, तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, उसका जो डायमेंशन होता है आर द पावर्स टू विच, ये बेसिकली वो पावर्स होते हैं जिसके ऊपर हम बेस क्वांटिटी को रेज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को। एग्जाम्पल के लिए, किसी चीज का मान लो कि लेंथ है, ये एक पेंसिल है, सिंपल भाषा में मैं तुमको बताता हूं, ये पेंसिल है और मैं तुमसे इसका लेंथ पूछता हूं, तो तुम इसका लेंथ कैसे बोलते हो? भैया इसका लेंथ तो 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 2 मिलीमीटर है। डायमेंशन एनालिसिस में हम करते कुछ नहीं है, इसी लेंथ को उठाते हैं और इसको पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई लेंथ है। समझ रहे हो कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें लेंथ है, समझ रहे हो? लेंथ है, ये वाली बात हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हो गया हमारा सिंपल भाषा में डायमेंशन। अब देखो फिर से एक बार, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो होता है आर द पावर्स टू विच, ये बेसिकली पावर्स होते हैं जिससे हम बेस क्वांटिटी को रेज करते हैं, रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में अगर तुम देखोगे तो डेंसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, इंपल्स दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। अब ये वो सारे क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इनको हमने फिजिकल क्वांटिटी बोला है। और इन सब का फॉर्मूला भी बताया है कि भाई डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। बोला है एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है इंपल्स क्या आता है? फोर्स इनटू टाइम। आपको बोला है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। आपको बोला प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये सारे फॉर्मूलाज दिए हैं। अच्छा, साथ ही साथ आपको बताया कि जब आप इसका एसआई यूनिट रिप्रेजेंट करोगे तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, बेसिकली ये बोलने की कोशिश। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड रेस टू -2। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे मोमेंटम का दिया है केजी। ओके, यहाँ पे हमारा ये मीटर है और पर सेकेंड, यू गेटिंग इट, क्योंकि यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी है। सिमिलरली यहाँ पे दिया है न्यूटन, यहाँ पे दिया न्यूटन सेकेंड, यहाँ पे जूल दिया है, यहाँ पे भी जूल दिया है, एंड केजी डिवाइड बाय मीटर पर मीटर, केजी डिवाइड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अलग अलग चीजों का बेसिकली तुम्हें यहाँ पे यूनिट दिया है। फिर यहाँ पे तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड दिया है कि ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है।
और आई रियली वांट कि आप ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को लर्न कर लेना। अब इसको कैसे आता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया कैसे, यही हमारा लेक्चर, और इसका हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, 3 यूजेस है इसके, वो हमारा मुद्दा है। आर यू गेटिंग इट? बट ये चार्ट मैंने जनरली आपको समझाने की कोशिश की। इनका कहना है कि आप डेंसिटी को अगर डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाओगे तो आपको L-3 M1 और T रेस टू 0, ये सब रेस टू है, L रेस टू -3, M रेस टू 1 और T रेस टू 0 में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब जब मैं आपको इस लेक्चर में बोलता रहूंगा तो शायद बार बार मैं रेस टू ना बोलूं, क्योंकि ये बड़ा नेचुरल है कि हम ना बोले, लेकिन आपको समझना है कि जब भी मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं तो मुझे चीजें रेस टू के फॉर्म में लिखनी पड़ती है। आई रियली होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आपने इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दिया है, पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आने वाले 1-2 दिन में चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस पे, और मैं सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश। बाकी अगर आपको फिजिक्स में कहीं स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूं। चलिए, आई रियली होप आपको सारी चीजें समझ आ रही है। अब बात करते हैं भैया कि कैसे निकालते हैं ये जो खतरनाक सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। बहुत हलवा है, मैं आपको बताता हूं। राइट डाउन हलवा इन द कमेंट्स। देखो, जब हम ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, कि कमेंट्स में चीजें लिखते हैं, पढ़ते पढ़ते बोलते हैं अरे कितना आसान है, कितना आसान है, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है और चीजें सच में आसान होने लग जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है ये। तो भाई, ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं बेसिकली। यहाँ पे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लिमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। गिवन उसका ऐसा यूनिट है साइड में, और उसका सिंबल दिया हुआ है कि किस चीज को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे से हट जाऊं तो तुम्हें सारी चीजें अब क्लियरली दिख रही होंगी। पोज करके एक बार देख लो, ये लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखते हैं, रेस टू में जो भी लिखेंगे। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम लिखते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी लिखते हैं। अब टाइम ऑलरेडी हो चुका है तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी तो नहीं लिख सकते, हम कुछ और लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम आई लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रेयरली हम यूज करते हैं, यहाँ पे वैसे मोल ही लिख देते हैं, मोल। तो चलो, टेम्परेचर जैसी चीजों के लिए क्या करते हैं और क्या होता है ये सब जानेंगे। बट अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज वगैरह सब क्लियर है तो अभी तक क्या दिक्कत हुई मुझे आप बता देना, कि हाँ लेक्चर 1-2 में भैया ये स्पेसिफिक दिक्कत हुई और उसके लिए कुछ करने की कोशिश की जाएगी। ओके, मूविंग फर्दर लर्नर्स, कमेंट में आपको बताना। मैंने आपको कहा कि लेंथ के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एल लिखते हैं। मैंने आपको कहा कि मास के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एम लिखते हैं। टाइम के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में टी लिखते हैं। टेम्परेचर के लिए अब हम टी नहीं यूज करेंगे, हम के लिखेंगे ना। व्हाट इज के? के बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है केल्विन। तो केल्विन से हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमारा टेम्परेचर के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम के लिए टी यूज हो चुका है। करंट के लिए हम आई लिखेंगे और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एमओएल यूज करेंगे। इतना ही हम यूज करने वाले, बाकी कुछ हम यूज नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम स्मॉल एमओएल यूज, ठीक है ना। जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब लेट्स से कि तुमको स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। समझना इस बात को, बहुत बारीकी से समझना कि तुम्हें स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। इसके बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले, अगर तुम्हें स्पीड का, मैं तुम्हें जस्ट अभी बता रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करके तुम्हें से 10 से 12 एग्जांपल्स बता। जस्ट अगर तुम्हें स्पीड का यूनिट पता है तो तुम्हें स्पीड का यूनिट क्या पता है? मीटर डिवाइड बाई सेकेंड। तुम्हें पता है मीटर क्या होता है? मीटर होता है लेंथ। और तुम्हें पता है टाइम क्या होता है? टाइम होता है, सेकेंड क्या होता है? टाइम होता है। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। ठीक है, लेंथ टाइम तुमने ये लिख दिया। अब तुम क्लियरली इसको लिख सकते हो, एल ऊपर ही रहेगा, टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1। और एल टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। बस इतना ही है, बस इतना ही। तुम्हें पता है मीटर बेसिकली डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करता है, सेकेंड्स बेसिकली टाइम को मेजर करता है। कितनी बार सेकंड है? एक बार सेकंड है। कितनी बार मीटर है? एक बार मीटर है। L1 T⁻⁻1। भैया तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बाकी सारी चीजें यहाँ पे तुम जीरो लिख सकते हो। जो चीजें नहीं है तो ये जो मैंने अभी लिखा L1 M0 भी लिखोगे तो भी चलेगा, और T⁻1 समझ रहे हो। जो भी चीजें नहीं है उसको तुम L1 है, M0 है, K0 है, I0 है, ठीक है ना, T⁻1 ऐसे भी लिख सकते हो। जो नहीं है उसको जीरो लिखो, जो है उसको जो भी है वो लिखो। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि लेट्स से कि तुमको यूनिट नहीं पता है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? बेसिकली डिस्टेंस है लेंथ, और टाइम तो टाइम ही है। अब लेंथ के लिए तुम क्या करोगे? एल लिखोगे, बाकी सब जीरो। देखो, लेंथ के लिए L1 लिखा हमने, बाकी सब कुछ मैंने जीरो लिखा। हम मोस्टली LMT के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पे खाली L1 भी लिखता तो भी ये सही था।
बस मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कुछ नहीं है तो उसको जीरो भी लिख सकते हैं। डिवाइड बाई टाइम, तो टी का वैल्यू होगा, बाकी सब जीरो होगा, तो L0 M0 T⁻1। अच्छा, अब देखो यहां पे L1 और T1 ही है कुल मिला के। अब टाइम को ऊपर लेके जाएंगे, अगर हम टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो ये टाइम जो है हमारा ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये टाइम मेरा निगेटिव हो गया, ऊपर गया तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो। और अब मैं इसको लिख सकता हूं L1, ये क्या हो जाएगा, L1 है, ठीक है ना, यहाँ पे L0 है, 1 प्लस जीरो क्या होगा, 1 ही होगा। M0 है, जीरो है, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा, और ये जीरो प्लस -1 -1। तो एज इट इज हमारा वही आया जो आ रहा था, L1 T⁻1। समझ रहे हो? तो कुल मिला के तुम पहले वाले स्टेप से करो या दूसरे वाले स्टेप से करो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्सलरेशन। अब देखो एक्सलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो ठीक है, वरना तुमको मैंने जो जुगाड़ बताया था तुम उससे भी कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट, तो तुम इससे भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो? इससे भी तुम निकाल सकते हो। देखो इससे मैं तुम्हें बाद में निकाल के दिखाऊंगा, और अभी फॉर्मूला से निकाल के दिखाता हूं, दोनों सेम आएगा, देखना। अब ऑलरेडी तुमने यहाँ पे स्पीड का निकाला है, तो स्पीड और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो मेरी बात ध्यान से, ये एक तीसरा स्टाइल जिससे हम, अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मूला आता है तो हम सीधे उसका डायमेंशन डाल करके बचे हुए चीज का डायमेंशन डाल के निकाल लेंगे। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट आराम आराम से देखो, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। अब देखो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ, और सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड स्क्वायर है मतलब टाइम का स्क्वायर। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एक्सलरेशन में लेंथ की जगह मैं डाल दूंगा L1, नाइस, और टाइम स्क्वायर की जगह मैं डालूंगा टी का स्क्वायर, बाकी M0 होगा, बाकी सब कुछ जीरो होगा, तो जीरो वाली चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं बस। अब इसको मैं लिख सकता हूं L1, टी जो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर इसको मैं ऊपर की तरफ भेजूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो T⁻²। M मैंने जस्ट स्टाइल के लिए डाल दिया है कि M0 है यहाँ पे। हम इस सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 T⁻। आर यू गेटिंग इट? इतना सिंपल है यह। अब जैसे तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैंने एक चीज और बोला था कि जैसे तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम होता है, तो तुम ऐसे भी लिख लेते कि हाँ L1 T⁻1 ये मेरा वेलोसिटी है, और यहाँ पे तुमको टाइम पता है तो टाइम का तुम लिखते T1। ओके, अब ये ऊपर जाता तो भी निगेटिव हो जाता, तो ये हो जाता L1 T⁻1, और ये वाला भी -1, राइट, ये वाला भी T⁻1। तो T⁻1 क्या होता है, L1 T⁻। तो देखो बिल्कुल सेम आया कि नहीं। तो बोलने का पॉइंट क्या है कि इतना सब कैलकुलेशन भी कर सकते हो तुम, या फिर तुमको वेलोसिटी का जैसे पता है तो तुम सीधे वेलोसिटी का वैल्यू डाल दो, टाइम का वैल्यू डाल दो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मजेदार है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं। चलो एक और देखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो फोर्स के फॉर्मूला में एक्सलरेशन आता है, और तुम्हें पता है कि एक्सलरेशन होता है L1 T⁻²। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे वापस, ओके, क्योंकि एक्सलरेशन के लिए फिर इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सीधे एक्सलरेशन का L1 T⁻² डाल देंगे। तो चलिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। मास के लिए M1 होगा, बाकी सब कुछ जीरो होगा, तो मास के लिए हमने M1 डाल दिया। और एक्सलरेशन का हमें ऑलरेडी पता है, एक तरीका यह है कि तुम पूरा एक्सलरेशन का पहले जैसे कैलकुलेशन करो, दूसरा तुमको ऑलरेडी पता है कि इसमें L1 होगा, M0 होगा, T⁻²। तो तुम बिल्कुल ये उठा करके तुमने डाल दिया जो तुमने अभी जस्ट पीछे निकाला था। अब देखो यहां पे ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके के है कि a⁻x मल्टीप्लाई बाय a⁻, समझो तुम, सेम चीज है बट रेस टू में कुछ है। तो अगर बीच में मल्टीप्लाई होता, बेस देखो a है, बेस सेम है, रेस टू में पावर अलग हो सकती है, a⁻x a⁻y, बेस सेम है, a सेम है, रेस टू वाली चीजें अलग हो सकती है, और बीच में अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है, मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, तो a⁻x प्लस y हो जाए। समझे? इस लॉजिक से हमारा ये क्या होगा, L, देखो यहां पे मैं करके दिखाता हूं तुम, बेस यहां पे भी L है, यहां पे भी L है, बीच में मल्टीप्लाई का, तो 0 और यहां का पावर 1 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा। चलो M के लिए देखो, बेस यहां पे भी M है, यहां पे भी M है, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। बेस यहां पे भी T है, यहां पे भी T है, तो 0 प्लस ऑफ -2 हो जाएगा।
आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया है। तो ऐसा करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा L1m1 बिल्कुल फोर्स का याद रखना, बाकी आगे बहुत काम आता है। L1m1 फिर से एक बार, L1m1 L रेज टू 1 m रेज टू 1 T⁻², ठीक है। हम L1m1 T⁻² ऐसे करके याद रखेंगे। डायमेंशंस की बात करें तो हमेशा रेज टू में होगा। अब तुम ये फोर्स का ये याद रखो, आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। L1m1 T⁻²। लेट्स से मैं तुम्हें वर्क का फॉर्मूला पूछता हूं। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी तुमने फोर्स का डायमेंशन निकाला था L1m1 T⁻², मैंने उठा के डाल दिया। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ होता है, तो मैं यहां पे L1 डालूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या मेजर करता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ यानी लेंथ ही तो मेजर करता है, तो लेंथ की जगह मैंने L1 डाल दिया। अब सेम फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पे कि भाई L बेस मेरा सेम है, बीच में मेरा मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, तो पावर्स ऐड हो जाएगा 1 + 1। बाकी इसके लिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, m0 होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके जगह क्या हो जाएगा, t0 हो जाएगा, एक आइडिया के लिए, ठीक है ना। तो L2 हो जाएगा 1 और 1 ऐड होकर के। m के साथ कुछ भी नहीं है तो m एज इट इज, t के साथ कुछ भी नहीं है तो t एज इट इज। तो L2m1 T⁻², ये प्लीज याद रखना किसका है, ये हमारा वर्क का है। क्योंकि अब आगे जहां पे भी वर्क होगा वहां पे हम डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो पांचवा देखते हैं, चीजें अब थोड़ी आसान लग रही होंगी, डुएबल लग रही होंगी। पांचवा है हमारा पावर। पावर का जो फॉर्मूला है वर्क डिवाइड बाय टाइम, और वर्क का हमने अभी पढ़ा था L2m1 T⁻²। तो डाल दो L2m1 T⁻², और टाइम होगा T1। अब ये बेसिकली ऊपर जाएगा, T1 ऊपर जाएगा तो T⁻1 हो जाएगा, और ये तुम्हारा फाइनली बनेगा L2m1 T⁻²। कैसे? -2 और -1 ऐड करो ना, ये ऊपर जाएगा तो T⁻1 हो जाएगा, तो -2 -1 ऐड होके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलो, तो ये तुम्हारा पावर का बन गया। पावर का तुम्हें याद है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर का देखते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, हमने वो चार्ट में भी देखा था। फोर्स का हमें ऑलरेडी पता है L1m1 T⁻²। देखो ये मैं जो आपको जानबूझ के, अगर तुम देख रहे होगे तो एनिमेशन आने से पहले मैं एक बार आपको बोल के सुनाता हूं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो मैं गेस करता हूं कि मैं सही हूं या नहीं हूं, और बाद में एनिमेशन आता है। अगर मान लो मुझसे गलती हो गई, मैंने L1m1 T⁻1 की जगह 2 की जगह कुछ और बोल दिया, मान लो गलत बोल दिया, मैं फट से तुम्हें सॉरी बोल दूंगा और मुझे एहसास होगा कि मैंने गलत बोला है। बट व्हाट इफ अगर मैं गेस ही ना करूं तो मुझे याद नहीं होगा। याद करने के लिए बार 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 रिपीट करना जरूरी है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो रिकॉर्डिंग करते हुए आजकल मेरी दो चीजें होती है, एक नाक में खुजली होती है और एक में आंख में आंसू आ जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। और मेरी पूरी बिल्डिंग में, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा इमोशनल होकर बता रहा हूँ, मेरे पूरी बिल्डिंग में एक दो लोग ना अपने फ्लैट की मरम्मत करा रहे हैं, और वो मरम्मत के चक्कर में तोड़ फोड़ घर घुर घर घुर, और बाजू में एक बिल्डिंग बन रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं रिकॉर्ड करूँ। तो लिटरली मैं सुबह सुबह उठ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो दे सकूं और आप ये पढ़ सको। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी चीज को बहुत आसान करके किसी को दे देता हूँ। तो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू आपको बोलना चाहिए। एनीवे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो यार फिर से देखो। ओके, तो भाई साहब हमें फोर्स का पता है L1m1 T⁻², तो उठा करके डाल दिया। और एरिया मतलब क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो ना, एरिया मतलब साइड इंटू साइड ना, तो मीटर इंटू मीटर, ऐसा ही सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो लेंथ दो बार, ओके, लेंथ दो बार नीचे। अब ये L2 को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, L1 - 2। कैसे, मैं समझाता हूं, देखो यहां पे है L1, यहां पे है M1, यहां पे है T⁻²। मल्टीप्लाई, L ऊपर गया तो L⁻²। अब देखो यहां पे L⁻1 प्लस ऑफ -2, पावर सेम है वाला, सेम फॉर्मूला, M⁻1 T⁻²। अगर मैं इसी चीज को आगे लेके चलूं तो देखो 1 - 2 होगा, तो 1 - M⁻1। बच्चों को नहीं समझता है, इतना स्टेप भी एक साथ कर दो तो ये हो जाएगा L⁻1 M T⁻²। ये मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए। तो देखो L⁻1 M1, समझ गए। थोड़ा फटाफट कैलकुलेशन करना सीखना चाहिए हमें। अगला देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। अगर तुम सीबीएसई में थे तो 9th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला, F = G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, r स्क्वायर या d स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर बेसिकली, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये G था हमारा,
यही था हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻1 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सबसे कमाल की बात यह है, सबसे कमाल की बात यह है, मैंने जानबूझ के लिखा कि अगर तुमको ये चीज पता है कि इसका यूनिट हमारा ये आता है, तो अब तुम इसका डायमेंशन वैसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। देखो ना, न्यूटन रिप्रेजेंट करता है फोर्स, तो L1 m1 T⁻², मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है लेंथ, तो ये हो जाएगा, तुम देखते रहो बाद में सेम आएगा, ठीक है ना। केजी रिप्रेजेंट करता है मास, तो ये हो जाएगा m2। अब ये सबको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। या फिर तुम जी को इधर रखो, फिर फोर्स इनटू ये फॉर्मूला को एडजस्ट करो कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और बात वही है। और इसका जो यूनिट आएगा आप तुम्हारा, ठीक है ना, वो आएगा, फोर्स के लिए मैंने लिखा L1 m1 T⁻², डिस्टेंस के लिए मैंने लिखा, R के लिए लिखा m2 L2 सॉरी L2, R मतलब ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है ना, ठीक है ना, और मास के लिए मैंने लिख दिया m2। देखो वही आया ना, और अब बस चीजों को ऊपर नीचे करो, तो देखो ना, ये 1 + 2 हो जाएगा, ओके, m1 और ये -2 हो जाएगा, नीचे से ऊपर गया तो -2, और ये T⁻² एज इट इज रहेगा। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा L3 m1 m⁻⁻1 और T⁻²। ये तुम्हारा इसका डायमेंशन है। निकालने का तरीका मैंने तुम्हें सिखा दिया है। एक और करते हैं, चलो, गैस कांस्टेंट। अब ये हालांकि तुमने केमिस्ट्री में अब तक पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, टीचर्स कई बार बता देते हैं, कई बार नहीं बताते हैं। तो गैस कांस्टेंट क्या है? PV = nRT, ये एक फॉर्मूला है, PV = nRT। अब यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। P फॉर प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन मैंने ऑलरेडी देखा था। V फॉर वॉल्यूम या N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और R फॉर है गैस कांस्टेंट यहाँ पे, और T फॉर हमारा टेम्परेचर, ठीक है ना। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा गैस कांस्टेंट और ये हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। आर का हमें डायमेंशन निकालना है, तो आर का यहाँ पे बेसिकली तुम फॉर्मूला निकाल लो। तो आर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? PV/NT, PV/NT। कैसे? देखो, आर को इधर ही छोड़ दो, ये एन जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, टी जो है इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एन ऐसे हो जाएगा, PV/NT। ओके, अब सब चीजें तुम्हें आती है, सबका डायमेंशन तुम्हें आता है PV/NT में। तो पी प्रेशर है, प्रेशर का ये डायमेंशन था हमारा। पी वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है ना। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ऐसे निकालते हो ना वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा L3, मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, तो L3 डिवाइड बाय N मतलब नंबर ऑफ मोल, इसको लिखते हैं MOL, ठीक है ना। जितना भी है उतना, अगर 2 बार होता N² होता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है ना। चल, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर के लिए हम लिखते हैं K, याद रखना, टेम्परेचर के लिए हम T नहीं लिखते, K लिखते हैं। अब बस चीजों को, इनको और इनको ऊपर भेजना है, दैट्स इट। और ये देखो, -1 + 3, ओके, तो ये ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे मोल और केल्विन नीचे ही है। अब ये तुम्हारा हो जाएगा 2, ओके, ये 1 का 1 ही रहेगा, और ये T⁻² एज इट इज रहेगा। मोल नीचे से ऊपर गया तो मोल इनवर्स हो गया, और ये केल्विन नीचे से ऊपर गया टेम्परेचर, तो ये इनवर्स हो गया। तो ये तुम्हारा कुल मिला के इसका फॉर्मूला आया, ओके, ये तुम्हारा कुल मिला के इसका फॉर्मूला आया। इजी है ना। एक और लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी तुमने 10th में पढ़ा है, ठीक है ना। मैं तुम्हें वो चार्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? Q = mc∆T। यहाँ पे कौन सी चीजें क्या थी याद करो। Q हमारा हीट था, M हमारा मास था, C हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, और ∆T बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस था। तो तुम इसको बस टेम्परेचर ही मान के चलो। तुम यहाँ पे 2 बार टेम्परेचर मत लेना, एक ही बार लेना है, समझे? क्योंकि फाइनल आंसर, जैसे कई सारे बच्चे गलती करेंगे, मैं पहले बताता हूँ। T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q, T को इधर ही रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो मल्टीप्लाई, तो M और ∆T नीचे चला जाएगा, तो Q डिवाइड बाय M ∆T, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो, T = Q डिवाइड बाय M ∆T। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हीट भी एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। तो हीट एनर्जी और वर्क डन, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है ना। लर्निंग वाली बात, हीट एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन सेम होता है, और सेम इतना ही होता है एनर्जी कंज्यूम्ड का। ये तुमने शायद 10th में ही पढ़ा होगा कि ये तीनों चीजें इंटरचेंजेबल है, तो इनका डायमेंशन भी इंटरचेंजेबल होगा। तो Q के जगह मैं क्या करूंगा? L2 m1 T⁻², ये किसका था? हमारा वर्क का था, ठीक है ना। वर्क वाला ही हीट जनरेटेड और वही एनर्जी कंज्यूम, तीनों बराबर ही होता है। डिवाइड बाय M का होगा मास, और ∆T मतलब K लिखेंगे खाली एक बार। अब तुम बोलोगे सर
यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो 2 बार आना चाहिए ना, K2 आना चाहिए। मेरे को एक बात बता, 5 माइनस 4, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, आंसर क्या आएगा? 1 मीटर आएगा ना। 2 बार आएगा, मीटर तो एक ही बार लिखेगा। समझ रहा है बात? समझ रहा है? यहाँ पे डेल्टा मतलब डिफरेंस है, तो फाइनल आंसर तो कुछ भी आएगा वो एक ही आएगा ना, वो 2 टेम्परेचर तो नहीं आने वाले हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमने खाली एक बार के लिखा, माइनस है यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं है। समझो, माइनस और प्लस जब होता है तो ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा होता है। गॉट इट? समझा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बस चीजों को ऊपर नीचे करो, m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, +1 -1 ये खत्म हो जाएगा यहीं पे, L2 एज इट इज, T2 T⁻² एज इट इज, और k ऊपर जाके k इनवर्स हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर आ गया L2, ये m0 हो जाएगा, T⁻² और k⁻1, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यूट्यूब पे चीजें थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं अपलोड होने में, ठीक है ना? मल्टीपल टाइम्स मैंने कोशिश किया है कि मैं अपलोड करूं, बट कई बार ये संभव नहीं हो पाता। एक पर्सनल लाइफ होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सारे चीज़ों के प्रति, समाज के प्रति, जो काम हम कर रहे हैं उस काम के प्रति, और यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, एज अ टीचर भी और एज अ पर्सन भी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे बैच में एडमिशन लेते हैं। तो हमारा जो ये बैच है, मैं स्क्रीन पे से हटता हूँ कि तुम्हें पूरा दिखे। तुम जिस भी साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ पे देखो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है? या फिर हमारे वेबसाइट वगैरह पे जाकर के देख सकते हो। तो जब भी तुम ये वीडियो देखो तो तुमको ये पता होना चाहिए कि हमारे लाइव बैचेस होते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, और तो इसके लिए तुम इंक्वायरी कर सकते हो। हम बोर्ड भी पढ़ाते हैं, MST CET भी पढ़ाते हैं, और बाकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी करते हैं। तो अगर तुम्हें मेरा पढ़ाना पसंद है तो तुम भी इस तरीके से खुश मिजाज लर्नर्स का एक ग्रुप बन सकते हो, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है और चीजें आपको सच में समझ में आती है। यूट्यूब वन वे है, लाइव क्लास में बहुत मजा आता है। ये बेसिकली डाउट क्लियरिंग सेशन का फोटो था, ठीक है ना, जहाँ पे बच्चों के सारे डाउट्स को नष्ट कर दिया गया था। बैच में मिलता क्या है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, हर एक टॉपिक को हम कवर करते हैं, हर एक चैप्टर को हम कवर करते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं। आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, एंड्रॉइड का हो, एप्पल का हो, फर्क नहीं पड़ता, आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल मिलती है। चैप्टर वाइज आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, लाइव रिवीजन कराते हैं हम एग्जाम से पहले, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, बहुत सारी चीजें होती है, नहीं कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ, ये सब आपका सॉल्व हो जाता है। और हम टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव लेते हैं, जिसमें आपको हम 16,000 प्लस क्वेश्चन खाली 11th में प्रैक्टिस कराएंगे, देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज जिसमें पेपर आपको, समझ गए ना? आगे बढ़ता है। ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है बेसिकली, जो एंट्रेंस एग्जाम वाला होता है। सब्जेक्टिव और इसका प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह भी आपका जनरेट होता है। और ये सब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें चैप्टर वाइज, जैसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे, तो इस पे डेडिकेटेड एक टेस्ट मिलेगा जैसा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? ये सब्जेक्टिव वाला होगा, साथ में कॉम्बिनेशन करके भी मिल सकता है, ओके, अगर बैच का हिस्सा हो तो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे लाइव क्लास लेते हैं हम लोग, वहां पे चैट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो लाइव क्लास में भी। उसके बाद एआई दोस्त, हमारा एक एआई का फीचर है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। इस एआई फीचर का भी आप इस्तेमाल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आपका जैसे कोई डाउट आता है तो आप हमारे एआई फीचर का भी इस्तेमाल करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक एआई फीचर है बेसिकली, ओके, एक सेकेंड। तो इस एआई फीचर में भी आप अपने जाकर के सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ पे आप अपना डाउट पूछोगे और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये भी एक चीज है। यहाँ पे आप फोटो लेकर के भी अपने डाउट्स डालते हो, वो क्लियर हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से, MST CET के पुराने क्वेश्चन, PYQs वगैरह के हिसाब से, ठीक है? 9th to 12th बहुत तगड़ा आया ही है ये। ओके, 1-to-1 कॉल पे भी आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप है, और डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह जूम पे होते हैं, जिसका आपने फोटो देखा था। टीचर्स ये हैं बेसिकली बैच के, जैसे कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ओके, पार्थ सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, मारिया मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगी, योगेश सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी के लिए एक और टीचर हैं जो कि हैं खुशी दुबे मैम, ठीक है ना? तो आपको बहुत तगड़ी चीजें पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी टीम है। अगर आपको कोई भी इसके बारे में प्रश्न है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8527529111 एंड 8130011 इनमें से किसी भी दोनों में से नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो, बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, अगर आप भविष्य में कभी एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं जो आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे आपको डेंसिटी का निकालना है कि डायमेंशन क्या होता है, आपको मोमेंटम का निकालना है कि क्या होता है, और आपको
इम्पल्स का निकालना है डायमेंशन की क्या होता है, आपको काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालना, नीचे कमेंट्स में डाल दोगे तो और अच्छी बात है, समझ में आएगा कि तुम सच में पढ़ रहे हो। सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको निकालना है, हालांकि कमाल की बात यह है कि जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स का निकालोगे तो आपको पता चलेगा फोर्स ही है, तो डायमेंशन वही आएगा। ओके, और अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं यहां तक। तो लर्नर्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बेसिकली है फ्लूइड्स। अब आप बोलेंगे फ्लूइड्स क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टेक्स्ट बुक में कई बार बच्चे पढ़ाई करते वक्त इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम समझते हैं फ्लूइड्स का मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो लिक्विड या गैस है, बेसिकली एबिलिटी टू फ्लो है उनके पास। ऐसे इमेजिन करो कि एक लेयर है, ये फ्लो कर पा रहा है। मान लो कि कोई चीज फ्लो करेगा तो उसके नीचे भी कुछ फ्लो कर सकता है लेयर। तो समझाता हूं मैं, मान लो कि ये जो ब्लू वाला लेयर है, लेयर 1, और जो ये ग्रीन वाला लेयर है, लेयर 2, ये दो अलग अलग लेयर्स है। लेयर 2 जो है वो जमीन के पास है, पानी है, मान लो नदी में बह रहा है, और ये जमीन के पास है, ठीक है ना। अब जमीन के पास है तो क्या होगा, जमीन से इसको फ्रिक्शन लग रहा होगा, घर्षण हो रहा होगा, राइट। और जो लेयर 2 है उससे थोड़ा सा ऊपर है तो उसका फ्रिक्शन निग्लिजिबल होगा इस कंपेयर टू नीचे वाला लेयर। तो दोनों का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, उसमें एक डिफरेंस होगा। डेल्टा वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के वेलोसिटी में एक डिफरेंस है, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे से किसी एक फिक्स पॉइंट से अगर हम देखें, या फिर दोनों एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे है, मतलब दोनों के डिस्टेंस भी थोड़ा अलग अलग होगा। इसी चीज को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, अगर साधारण शब्दों में समझे, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस बेसिक। ओके, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। बट स्टिल लोगों को वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर पूछ लो क्या होता है तो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो वेलोसिटी मतलब तुम्हें पता ही है, ग्रेडियंट मतलब होता है चेंज, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में चेंज, एक और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुमको। यहां पे देखो, आपको इमेजिन करना है कि एक रिवर है जो फ्लो कर रही है, एक नदी फ्लो कर रही है। तो वाटर क्लोजेस्ट टू द रिवर बेड, जो एकदम नजदीक होगा फिक्स सरफेस पे, मूव स्लोअर ड्यू टू फ्रिक्शन। वो कैसे, थोड़ा स्लो, जैसा हमारा ग्रीन वाला लेयर, वो थोड़ा स्लो जाएगा, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, जो जमीन के पास होगा एकदम। ओके, एज यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम द रिवर बेड टुवर्ड्स द सरफेस, लेकिन जैसे जैसे तुम सतह से ऊपर जाओगे, जैसे ये रिवर है, पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है ऊपर, तो जैसे जैसे तुम रिवर के ऊपर जाओगे, पानी तो पूरा ही फ्लो कर रहा है, तो ये रिवर बेड है। ओके, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, वाटर फ्लोज फास्टर, पानी तेज बहने लगता है। ये द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स डिस्क्राइब दिस चेंज इन स्पीड। तो ये जो स्पीड में चेंज हुआ है अलग अलग लेयर्स में, उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस की बात करेंगे, और यहां पे एक बहुत अच्छी एनालॉजी मैं आपको दूंगा, जिससे कई बार जब लाइव क्लास वगैरह लेते रहो तो बच्चों को इस चीज में हमेशा डाउट आता है, तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। तीन चीजें हैं डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करने के लिए। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। यहां पे ध्यान से देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन सही है या नहीं है, हम ये चेक करते हैं। दैट डजंट मीन कि फॉर्मूला सही है। इक्वेशन किस चीज को बोलते हैं, जैसे मान लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है, बीच में इक्वल टू आ रहा है, और हम ये बोलेंगे कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस अगर हो गया तो इक्वेशन सही है। समझ रहे हो, LHS इक्वल टू RHS हो गया तो इक्वेशन सही है। बट इक्वेशन का सही होना ये हम डायमेंशन एनालिसिस से पता लगा सकते हैं, बट हम ये नहीं बता सकते कि 100% ये फॉर्मूला भी सही है या गलत है। समझ रहे हो, आगे मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो हम LHS इक्वल टू RHS करके हम बता देते हैं कि LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन सेम है, दैट मींस कि ये इक्वेशन सही है। यहां पे लिखा है इक्वेशन, फॉर्मूला नहीं लिखा है। दूसरा हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो ये एक रिलेशन बनाते हैं हम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं कि 1 न्यूटन मतलब कितना टाइन होगा, तो तुम इसका इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हो, जस्ट बिकॉज तुम्हें डायमेंशन एनालिसिस आता है। नेक्स्ट तुम इससे क्या कर सकते हो, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम, जो मैंने तुम्हें एक्चुअली अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे तो हम बेसिकली फॉर्मूला ही निकाल लेंगे कि भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था। ओके, तो यहाँ पे तो तुम बेसिकली फॉर्मूला ही निकाल लोगे पूरा का पूरा। बट अगेन, जो फॉर्मूला तुम निकालोगे उसका जो वेरिएबल है, मैं बताऊंगा आगे, कांस्टेंट बेसिकली, वो थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत हो जाए। लेट्स
शब्दों में उलझने की जगह टॉपिक को पढ़ के देखते हैं क्या होता है। तो पहला वाला उठाते हैं जिसमें हम करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं। अब करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर पीछे मैंने जो भी बोला उससे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया होगा तो टेंशन मतलब, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, फिजिकल इक्वेशन हमें करेक्टनेस बताना है। एक बात याद रखना, फिजिकल इक्वेशन सही होना मतलब फॉर्मूला सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, एलएचएस का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, आरएचएस का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अगर दोनों सेम है तो बात सही है, ये इतना याद रखो। एलएचएस का ढूंढो, आरएचएस का ढूंढो, अगर दोनों सेम है तो हम बोलेंगे भाई सही है इक्वेशन। चलो तो एग्जांपल के लिए यही ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वेलोसिटी का डायमेंशन निकालो एलएचएस का, क्या होता है L1 टी रेस टू माइनस वन। निकाल लिया, L1 टी रेस टू माइनस वन। ओके, ये हमने पीछे पढ़ा था, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। आरएचएस का निकालो, डायमेंशन ऑफ आरएचएस। u प्लस एटी का आपको डायमेंशन निकालना है। u क्या था, u वेलोसिटी था, तो L1 टी रेस टू माइनस वन, m0 है बाय द वे, प्लस एक्सेलरेशन का भी आपको पता था, L1 टी रेस टू माइनस टू, लिख दिया, m0 है तो लिख दिया, कोई बात नहीं। और टाइम का होगा हमारा t1, सारी चीजें लिख दी। अब सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें करनी है हमें। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, ऊपर वाला मैंने उठा के एज इट इज लिख दिया। ओके, पॉड मास का रूल क्या कहता है कि पहले आप ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे फिर आप एडिशन करोगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऊपर वाला तो उठा के एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस का सिंबल। अब यहाँ पे देखो, L1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो L1 एज इट इज आ जाएगा, M0 यहाँ पे कुछ नहीं है तो M0 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन t रेस टू माइनस टू और ये 1, तो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो ये आ जाएगा मेरा कुल मिला के वही माइनस टू प्लस वन आंसर आएगा। अभी ये वाला उठा के वापस एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है ना, प्लस ऊपर वाले को सॉल्व किया, एक एक स्टेप कर रहा हूं, L1 M0 टी रेस टू माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये चीज। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कमाल की चीज बताऊंगा, मैं कहूंगा कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, और तुम बोलोगे हैं मैं नहीं मानता, कैसे? क्योंकि अब तुम इसको इस तरीके से देखोगे, मैं तुम्हें कहता हूं कि इसका जो आंसर है वो है L1 M0 टी रेस टू माइनस वन, ऊपर वाले का। पर तुम बोलोगे हैं मैं नहीं मानता, तो इस हिसाब से एलएचएस में भी L1 M0 टी रेस टू माइनस वन था, ये भी था, तो मैं कह रहा हूं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये डायमेंशनली सही इक्वेशन है। लेकिन तुम बोलोगे ये तो मैं नहीं मानता। तुम क्यों नहीं मान रहे हो, मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूं। तुम अभी भी ऐसे सोच रहे हो कि L1 और L1 बीच में प्लस का सिंबल है, राइट। तो तुम कहोगे सर ठीक है, प्लस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू वन, M0 इंटू जीरो, ये क्या होता है A इंटू बी, सॉरी ये फॉर्मूला ऐसा होता है A रेस टू एक्स इंटू बी A रेस टू वाई, लेट्स ओके, सेम बेस, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो हम A रेस टू एक्स प्लस वाई कर देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस करते हैं, पहले वाले में प्लस था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे प्लस है, वहां पे क्या था, सॉरी मल्टीप्लाई था तो हम प्लस कर रहे थे पावर्स का। मैं दोनों फॉर्मूला साथ में लिख देता, कंफ्यूजन ना रहे, A रेस टू एक्स प्लस A रेस टू वाई, और ये वाला था हमारा एक और A रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय A रेस, मल्टीप्लाई था तो मैंने कहा था कि पावर्स का एडिशन कर दो, एक्स प्लस वाई, और प्लस है तो मैं कह रहा हूं कि पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स इंटू। तो इस लॉजिक से भी अगर हम आगे जाए तो ये आइडियली हो जाएगा L1 इंटू वन हो जाएगा L1, समझ में आता है, 0 इंटू जीरो हो जाएगा 0, ठीक है ना। बट टी रेस टू माइनस वन इंटू माइनस वन तो भैया 1 होगा, तो भैया ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन तुम इसको अब ऐसे समझो कि ये सही है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा L1 M0 टी रेस टू माइनस वन। बोलोगे क्यों? सिंपल सी बात है, यहां पे तुम ऐड कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी पीछे, याद करो, जब मैंने डेल्टा टी बताया था तुम्हें, तो मैंने तुम्हें एक बात बोला था कि जब तुम ऐड करते हो और जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, जब भी तुम ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो डायमेंशंस को, तो उसको नॉर्मल तरीके से मत देखो। अब देखो ना, ये क्या है, ये एक अपने आप में वेलोसिटी है, L1 टी रेस टू माइनस वन वेलोसिटी है ना, देखो ना, ये भी वेलोसिटी था इसके जैसा ही है, और ये भी एक वेलोसिटी है। तो जब तुम दो वेलोसिटी को ऐड करोगे, जैसे मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ गया और ये 3 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो जब इन तुम दोनों को ऐड करोगे तो आंसर तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। और अब अगर तुम 5 मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन निकालोगे तो 5 को मारो इग्नोर, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा L रेस टू M0, L रेस टू 1 M0 और T रेस टू माइनस वन। तो तुम्हारा आंसर फाइनली यही आएगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब तुम डायमेंशंस का करते हो तो थोड़ा दिमाग में रखो कि अगर सिमिलर डायमेंशंस हैं दोनों,
अगर डायमेंशन दोनों सिमिलर हैं तो नॉर्मल तरीके से तुम आगे नहीं जा सकते। क्लियर हो गया? इसको तो ऐसे मैं समझाना चाहता हूं कि चीनी में तुम चीनी ऐड करोगे तो चलेगा, चीनी के अंदर तुम रोड ऐड करोगे तो नहीं चलेगा कि हाँ 5 किलो चीनी में 3 किलोमीटर का रोड ऐड कर दो। ये होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। चीनी में चीनी ही ऐड होगा, समझ रहे हो? चीनी से चीनी ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमेशा याद रखना, सिमिलर टाइप की चीजें ऐड होती है, सिमिलर टाइप की चीजें सब्ट्रैक्ट होती है और सिमिलर ही आंसर आता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में तुम नॉट सिमिलर को भी कर सकते हो। ठीक है, एक और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं और ज्यादा सिंपल करके। अक्सर बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम आता है, इसलिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। एनालॉजी विद नंबर ले लो तुम इसको। तुम्हारे पास 2 एप्पल्स है और 3 एप्पल्स है, तुम बोलोगे तुम्हारे पास टोटल 5 एप्पल है, ठीक है ना? एप्पल डजंट चेंज, है तो एप्पल ही ना, समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास एक L1 M0 T रेज़ टू -1 था, ये क्या है? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का डायमेंशन है। प्लस दूसरा भी तुम्हारा L1 M0 और T रेज़ टू -1 था, तो ये भी वेलोसिटी है। तो दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो आंसर भी तो वेलोसिटी ही आएगा। और अब तुम्हें वेलोसिटी का ही तो डायमेंशन लिखना है, 2 बार क्यों लिखना है? समझ रहे हो? एप्पल नहीं बदल रहा, वैसे ही वेलोसिटी नहीं बदलेगा, डायमेंशन वेलोसिटी का ही आएगा। यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट एप्पल्स। अच्छा देखो, सिमिलरली इफ यू हैव 5 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड, यू गेट 8 मीटर पर सेकंड। यूनिट मीटर पर सेकंड रिमेन द सेम, तो वेलोसिटी का ही यूनिट है वो। अगर इसी चीज को हम डायमेंशंस में अप्लाई करें तो L रेज़ टू 1 T रेज़ टू -1, L रेज़ टू 1 M और T रेज़ टू -1, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ये यही लिखा है, 1 नहीं भी लिखते तो चलता है। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर तुम्हारे पास 2 क्वांटिटीज है सिमिलर वाली, वेलोसिटी वेलोसिटी वाली, तो फाइनली जो डायमेंशन आएगा वो वेलोसिटी का ही होगा और तुम इन दोनों को ऐड करके बस एक बार ये लिखोगे। समझे? इनफ एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है जिससे तुम्हारी चीजों को क्लियर हो जाए। एप्पल वाला दे दिया मैंने तुमको, चीनी शुगर वाला दे दिया, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। अरे क्या होता है ना, लाइव क्लास में पढ़ाते पढ़ाते समझ में आता है कि बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। और अब मैं जब तुम्हें बार बार बोल रहा था कि इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा फॉर्मूला सही है या नहीं है, इक्वेशन सही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये मैं 3/4 भी लिख दूं तो अब तुम बोलोगे सर अब फॉर्मूला तो गलत है, लेकिन स्टिल ये इक्वेशन सही होगा एज पर डायमेंशनल एनालिसिस। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि हमें इस 1/2 और ये 3/4 को लेना ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करना है। हम बस इन चीजों में होंगे क्योंकि कांस्टेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। इसी कारणवश हम कहते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम इक्वेशन सही है शायद ये बता सके या नहीं है बता सके, लेकिन फॉर्मूला सही है या नहीं है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि कांस्टेंट जहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा फॉर्मूला में वहां पे तुम एक्यूरेट नहीं हो सकते क्योंकि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। एलएचएस में काइनेटिक एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी है। मैंने आपको कहा था वर्क एनर्जी, हीट जनरेटेड एनर्जी, कंज्यूम्ड, इन सबका डायमेंशन सेम होता है, तो वही वर्क वाला हो जाएगा L2m1 T रेज़ टू -। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस में डायमेंशन है 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो तुम्हें पता है 1/2 को इग्नोर मारो, मास का m1 हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होगा L1 T रेज़ टू -1 और इसका स्क्वायर है बाय द वे। अब यहां पे ध्यान से समझना, मैथमेटिकली तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। a रेज़ टू x रेज़ टू y अगर है, ओके, तो इसका आंसर होता है a रेज़ टू xy। समझे क्या? a रेज़ टू xy इसका आंसर होता है। इस लॉजिक से अगर हम आगे बढ़े तो ये वाला m1 एज इट इज लिख दिया मैंने। पावर्स मतलब ये 2 बार है, कुल मिलाकर तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो कि L1 M0 T रेज़ टू -1 मल्टीप्लाई बाय L1 M0 T रेज़ टू -1। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई तो ऐड होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो L2 M0 T रेज़ टू -2। तुम बोलोगे सर कैसे? अरे अभी तो बताया, a रेज़ टू x रेज़ टू y क्या हो जाएगा? a रेज़ टू xy। तो इस लॉजिक से 1 2 जा 2, 0 2 जा 0, -1 2 जा -2। और अगर तुमको ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसको ऐसे देखो, स्क्वायर है इसका मतलब क्या है? स्क्वायर है इसका मतलब है L1, यहाँ पे देखो स्क्वायर है इसका मतलब है L1 M0 T रेज़ टू -1, फिर से L1 M0 T रेज़ टू, बीच में मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई है। अगर 2 बार मल्टीप्लाई है तो L1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, तो L1 + 1 2, मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा पावर्स का, M0 ये प्लस होगा तो T रेज़ टू -, तो भी यही आ रहा है। दोनों लॉजिक से यही आ रहा है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। M1 अब देखो यहाँ पे
M1 और M0 ऐड होकर के यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम रहेगा, L2 एज इट इज, E एज इट इज। तो ये हो जाएगा तुम्हारा L2 M1 T⁻²। अब ये बिल्कुल हमारे LHS के डायमेंशन से सेम है, तो हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। फॉर्मूला की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमने 1/2 को तो कहीं कंसीडर ही नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो फिर भी यही आने वाला है। तो दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। आगे दूसरे यूज पे चलते हैं। तो दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए। ये दो एग्जाम्पल में दोनों के दोनों एग्जाम्पल ऑलमोस्ट आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिख जाएंगे, तो इनडायरेक्टली मैंने एक्सरसाइज के भी कई सारे क्वेश्चंस आपसे मैं सॉल्व कराते चल रहा हूं, और जो बचे कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे उसको हम लास्ट में कर चलिए। लास्ट में मतलब आखिरी लेक्चर जब रहेगा, इसका आखिरी वीडियो आएगा। अब हमें बात करना है टू फाइंड आउट द कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमें कन्वर्जन फैक्टर ढूंढना है। समझो इस बात को कि ये है एक रोड, इसको हम अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। इस रोड को मैं अलग अलग तरीके से मेजर कर सकता हूं, और हमें पता है कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। इसी टाइप का कुछ हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि कन्वर्जन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरा वाला। तो अब देखो, मान लो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मैं बोलूंगा मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं कि मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एसआई सिस्टम है, न्यूटन। अब इसी चीज को अगर मैं सीजीएस सिस्टम में देखूं, तो मास के जगह पे मैं लिखता हूं ग्राम इन सीजीएस सिस्टम, और एक्सेलरेशन के जगह पे मैं लिखता हूं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा सीजीएस सिस्टम है, जिसमें मैं डाइन बुलाता हूं इसको। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। बाकी ये न्यूटन ऐसे नहीं लिख करके हम ओके। तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है। प्रश्न ये है कि 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन, ठीक है ना? ये मुझे निकालना है। मुझे ये सब पता है, पीछे वाला पार्ट मुझे पूरा क्लियर है, एकदम क्लियर है कि हाँ, इसमें केजी होता है, इसमें ग्राम होता है, इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड। बट इसको मैं न्यूटन बुलाता हूं और इसको मैं डाइन बुलाता हूं, राइट? ये पूरा पार्ट को मैं डाइन बुला सकता हूं, इस पूरे पार्ट को मैं न्यूटन बुला सकता हूं। प्रश्न ये है कि 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन होगा। अब तुमको बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 10⁵ होगा, और यही हम प्रूव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो करना कुछ नहीं है भाई, डायमेंशन लिखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन, मान लो एक्स की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अब न्यूटन क्या है? फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन लिख दिया L1 M1 T⁻²। भैया नीचे ए ए क्यों लिखा? इसके पीछे रीजन ये है कि आप मान के चलना कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप एसआई सिस्टम के लिए नीचे सबके आगे ए लिखोगे, और सीजीएस सिस्टम के लिए सबके आगे तुम बी लिखोगे। ओके, जस्ट टू रिमेंबर, मिक्स ना हो चीजें, क्योंकि दोनों तो फोर्स ही है, तो डायमेंशन तो दोनों का सेम होगा। तो इस लॉजिक से देखो, यही आया। और डाइन क्या है? एक्स लिखोगे तुम, ओके, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसलिए। और डाइन क्या है? डाइन भी तो फोर्स ही है ना। डाइन क्या है? फोर्स है ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला L1 है, ये वाला भी L1 है, ये वाला M1 है, ये वाला भी M1 है, और ये वाला T2 है, ये वाला भी T2 है माइनस। बट अंतर इतना ही है कि मैं जब एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूं तो नीचे मैंने पहचानने के लिए हर जगह ए लिख दिया है, और जब मैं सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो नीचे मैंने पहचानने के लिए हर जगह बी लिख दिया। बाकी दोनों फोर्स है, इसलिए दोनों के डायमेंशन सेम ही होंगे, डायमेंशन नहीं बदलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू के लिए ये मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना? तो ए बाई बी वाला डिवीजन होगा हमारा। चलो, तो ए वाला सारा लिख दिया, डिवाइड बाय बी वाला सारा। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब इन चीजों को थोड़ा सा अलग अलग करो। एक्स इज इक्वल टू ए के नीचे बी, देखो ना, ए वाला और बी वाला ऐसा ही तो था। एल के नीचे एल वाला बट ए और बी, एम के नीचे एम वाला बट ए और बी, टी के नीचे टी वाला बट ए और बी। ऐसे अलग करना है, तो चलो करते हैं। तो एल के नीचे एल वाला ही है, लेकिन ए और बी अलग मल्टीप्लाई, एम के नीचे एम, ऐसे थोड़ा हटा हटा के लिखा है, ओके, अलग करके लिखा है, क्योंकि हमें कन्वर्जन ढूंढना है। ओके, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि L1 जो भी हमारा यूनिट है, अगर SI वाला है तो SI डाल दो, अगर CGS वाला है तो CGS डाल दो। तो A मतलब SI। यहां पे मैं थोड़ा सा वीडियो को बंद कर रहा हूं मेरा, ठीक है ना? तो यहां पे ध्यान से देखो। अब मेरा वीडियो बंद करने के पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कुछ देर से नोटिस कर रहे होगे तो मैं थोड़ा सा एलर्जिक हूं कुछ चीजों को लेकर के, और जिसके कारण जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो मुझे नाक में बड़ी खुजली होने लगती है। दैट्स द रीजन कि थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं, बीच में मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है?
चलिए, तो यहाँ पे ध्यान से देते हैं, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है ना कि आप थोड़ा इरिटेशन में हो और आप कर रहे हो। मैं रिकॉर्डिंग को बीच में रोकना भी नहीं चाहता हूँ, वेरी ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि हम एक फ्लो में है, मैं चाहता हूँ पूरा टॉपिक में कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं रुकूँ, वरना एक ब्रेक ले लेके चीजें हो जाती है। एनीवे, अब यहाँ पे देखो अगले स्टेप में हमने किया क्या, लेंथ ए वाला मुझे एसआई सिस्टम दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे मीटर लिखा। एल बी वाला मुझे सीजीएस दिखा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा। गॉट इट? अब तुम्हें पता है कि आगे ये है M1, और यहाँ देखो दोनों के रेस टू 1 है ना, तो ओवरऑल रेस टू 1 लिख दिया। इसका मतलब होता है मीटर भी रेस टू 1 है, सेंटीमीटर भी रेस टू 1 है, तो ओवरऑल रेस टू 1 पूरे को मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला हमारा मास है बट एसआई में है, तो वो केजी आएगा, और नीचे वाला ग्राम आएगा, रेस टू ओवरऑल 1। यहाँ पे दूसरे में टाइम में रेस टू ओवरऑल 2 आएगा, बट सेकेंड आएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम है दोनों, तो दोनों सेकेंड ही होता है, एसआई और सीजीएस दोनों में। चलो ठीक है, अब बस तुमको करना क्या था, अब देखो यहां पे सबसे अहम स्टेप है, ध्यान से सुनना, तुम्हें एसआई टू सीजीएस करना है या सीजीएस टू एसआई करना है, ये तुम्हें फैसला लेना है क्वेश्चन देखकर। पूरे किताब में तुमको एसआई से सीजीएस करना सिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में तुम्हें सीजीएस देके एसआई पूछ ले, सेम स्टेप को लेके जाना है और अगले स्टेप पे ही सारा खेल हो जाता है। तो अब मान लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है एसआई को सीजीएस, समझो ध्यान से, एसआई सिस्टम जो है उसको तुम्हें सीजीएस करके बताना है। तो जहां जहां एसआई है उसको तुम सीजीएस में बदल दोगे। तो एसआई कहां है, यहां है, तो यहां पे तुम मीटर के जगह सेंटीमीटर लिखोगे, यहां पे ग्राम लिखोगे, यहां पे तुम सेकंड तो सेकंड ही रहने दोगे, समझ रहे हो तुम? बट याद रखो, एक मीटर का मतलब क्या होता है, एक मीटर का मतलब क्या होता है, एक मीटर है ना यहाँ पे कुल मिला के, तो एक मीटर के जगह अगर तुम सेंटीमीटर लिखोगे तो तुम्हें 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। एक केजी के जगह अगर तुम ग्राम लिखते हो तो तुमको 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखो। तो यहां पे मैं कर रहा हूं 100 सेंटीमीटर, ये जो एक मीटर है उसको मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे तो सब सीजीएस में चाहिए, मुझे जानना है एक न्यूटन मतलब कितना, डाइन डाइन की वैल्यू जाननी है मुझे, समझ रहे हो? अच्छा, केजी की जगह क्या होगा, यहाँ पे 1 केजी है, इसके जगह आ जाएगा ग्राम में अगर हम लिखेंगे तो 1000 ग्राम, और यहाँ पे सेकंड ही रहेगा, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा बात है, सेंटीमीटर कट, ग्राम कट, सेकंड कट, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको और सिंपल करके लिखता हूँ, x इज इक्वल टू, सब कुछ कट हो गया, 100 बचा, 1000 बचा, और 1 1 एनीथिंग विल बी 1, ये बात याद रखना, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव गोली मारो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 1000 इंटू, फाइनल इसकी वैल्यू आएगी 10⁵, देखो ना, 2 0 3 0 5 0, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 10⁵। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 1 न्यूटन का मतलब x डाइन की जगह x की वैल्यू 10⁵ डाल के 10⁵ डाइन, ये मेरा आंसर। तो यहां पे समझने वाली बात क्या थी, सारा खेल वही हो रहा था, एक सिंपल स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और लास्ट में हम खेल गए, 1 केजी का मतलब इतना, 1 मीटर का मतलब इतना सेंटीमीटर, और काम हो गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बदल जाए तो प्लीज ध्यान देना। चलो एक काम करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, बट तुम्हें पता वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको एसआई में लिखो, क्या होता है, फोर्स इज न्यूटन, सॉरी, फोर्स इज बेसिकली यहां पे केजी, क्यों लिखा है मैं बताऊंगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये क्यों लिखा है अपॉन मीटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं तुमको, देखो तो थोड़ा और तोड़ो। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, और ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का तुम्हारा क्या होगा, मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट का तुम्हारा मीटर होगा, ओके, ये क्लियर है। अब मास का जगह पे आएगा केजी, ओके, एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब मीटर की जगह पे आएगा यहाँ पे मीटर ही आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा केजी इंटू मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए फाइनल। तो यहाँ पे देखो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ओके, तो ये केजी और ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, ये क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन है, मास और एक्सेलरेशन, ये वाला मीटर, क्लियर है, समझ गए? चलो, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये सही सिस्टम में हो गया, इसको हम जूल बुलाते हैं। वर्क एंड एनर्जी तुमने 9th में पढ़ा होगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁶ अर्ग, वही ढूंढना है हमें। अच्छा, अगर इसी को मैं सीजीएस में करूं तो तुम्हें पता है डाइन सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, केजी के जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर के जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड्स के जगह सेकंड से जाएगा। तो ये हमारा हो गया सीजीएस सिस्टम, यहाँ पे हम अर्ग लिखते हैं। अब हमें करना क्या है, जूल वाला जो भी पार्ट होगा, एसआई वाला जो भी पार्ट होगा, उसके लिए हम ए सब्सटीट्यूट करेंगे नीचे, और इसके लिए हम बी सब्सटीट्यूट,
सेम टू सेम स्टेप, बस एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहता हूं। 1 जूल इज इक्वल टू एक्स, और मैं मान के चलता हूं मुझे एसआई से सीजीएस करना है, तो जहां जहां एसआई रहेगा लास्ट में मैं सीजीएस कर दूंगा। सब कुछ वर्क डन वाला लिख दिया मैंने, L2 M1 T रेस टू माइनस 2, नीचे A लिखा है तो एक्सप्रेस किए, SI है मुझे याद रहेगा, इक्वल टू एक्स, अर्ग भी L2 M1 T रेस टू माइनस 2 होगा, नीचे B लिखूंगा तो एक्सप्रेस की दिस इज माय सीजीएस सिस्टम। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ सेम, A डिवाइड बाय B वाला पार्ट हो जाएगा। इन सबको अलग करेंगे, तो चलो चलो चीजों को अलग कर लेते हैं। ओके, अलग करने के बाद A के जगह SI वाला, B के जगह CGS वाला यूनिट लिख देंगे और रेस टू होल पावर लिख देंगे, क्योंकि 2 2 ही है, सेम ही है, 1 1 ही है, 2 माइनस 2 ही। तो सेम ये मीटर लिख दिया यहाँ पे लेंथ के लिए, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया A और B के अकॉर्डिंग, यहाँ पे केजी ग्राम लिख दिया, यहाँ पे सेकंड सेकंड ही रहेगा। पूरा पावर रेस टू 2, पूरा पावर 1, ठीक है ना, पूरा पावर रेस टू माइनस 2, क्योंकि सेम है। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। दैट मींस कि मीटर के जगह मैं सेंटीमीटर लिखूंगा, 1 मीटर के जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया। ओके, और बाकी रेस टू 2 जो है वो एज इट इज। 1 केजी के जगह मैं ग्राम लिखूंगा तो 1000 ग्राम लिखूंगा, और सेकंड सेकंड एज इट इज ही रहेगा। अब यहां पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ग्राम ग्राम कट, सेकंड सेकंड कट, तो क्या बचेगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 100 रेस टू 2, 1000 रेस टू 1 और 1 रेस टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा मेरा कुल मिला के ऐसे 10 रेस टू 1 जूल इज इक्वल टू x की जगह 10 रेस टू 7 अर्ग आ गया। समझ गए, ये मेरा फाइनल आंसर। तो दूसरा वाला सबसे, देखो पहला वाला और दूसरा वाला बहुत ज्यादा आसान है, और तीसरा वाला भी आसान है, अभी मैं कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, अब तीसरा वाला क्या है, एक्चुअली टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी बस जस्ट नोइंग द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। अब यहां पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि मैं लड़बड़ाया क्यों था। तो फाइंड द, देखो यहां पे अगर तुम देखोगे तो मैंने दोनों बेसिकली मतलब वही लिख रखा है, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। जबकि यहां पे जो हमारा तीसरा वाला है, मैं मेरे लड़बड़ाने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, और अचानक से यहाँ पे गड़बड़ हो गया। टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी बाय जस्ट नोइंग द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। अगर तुम्हें ये मैं कह दूं कि ये फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, बस तुम्हें अगर मैं ये बात किसी तरीके से बता दूं तो तुम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके बोल दोगे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला तुम बता दोगे। इनफैक्ट ये तो छोटी मोटी बात है, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि भैया कुछ थोड़ा अलग फॉर्मूला लेते कि हमारा जो यहाँ पे फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डिपेंड करता है मान लो मास के ऊपर, और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, तो तुम मुझे ये वाला फॉर्मूला भी शायद बता दो, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, जस्ट बाय यूजिंग डायमेंशनल। मतलब कुल मिला के टॉपिक यही कहना चाह रहा है। तो चलो इस टॉपिक को समझते हैं कि फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे, ये हमें पता है, तो मैं कहूंगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब तुम बोलोगे सर सारे फॉर्मूले में, भैया कई सारे फॉर्मूले में चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो जाती हैं, अपने आप आ जाएगा। एक एग्जांपल लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, चिल मारो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, होता क्या है यूजुअली फॉर्मूले में, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम देखो, हम ये भी फाइंड आउट करेंगे, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। कई सारे फॉर्मूलाज में बच्चों जब हम आंसर निकालते हैं तो रेस टू में भी कुछ आ सकता है, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो हम केवल मल्टीप्लाई है, प्लस है, डिवाइड है, ये बोल करके हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेस टू में कुछ है कि नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जो भी चीजों पे हमारा डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी, जैसे फोर्स हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी और मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हम सबसे पहले हमारा अजम्पशन होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन हम ये मान के चलेंगे कि भाई रेस टू में कुछ आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेस टू x, कुछ तो x की वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4, और a रेस टू x, नहीं a के लिए कुछ अलग आ सकता है ना, तो a रेस टू y। समझ गए, अगर कुछ और होता, मान लो कुछ और होता, वेलोसिटी होता, तो मैं रेस टू z ले लेता, ऐसे करके मुझे मान के चलना है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया इस चीज को, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ में लिखा है रेस टू x रेस टू y। ओके, अब देखो ये k इज अ कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जब आएगा तब मैं इस पर जिक्र करूंगा। वही वाला इक्वेशन लिखा है जो पीछे लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू, अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, इनटू mx ay, एज इट इज लिखा है। जस्ट बिकॉज मैंने ये वाला सिंबल हटाया
ओके, जस्ट बिकॉज मैंने ये वाला सिंबल हटाया, मुझे यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ा। कांस्टेंट क्या होगा, हम मान के चलेंगे दिस इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, हम ये जानते हैं। भैया ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चलेगा। हम हर जगह ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए के नाम का एक कांस्टेंट डाल देंगे। ओके, अब चलो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, f इज इक्वल टू के इंटू एम एक्स इंटू ए वाई। अब हमें पता है इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, तो इसको पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, L1 M1 T रेज़ टू -2, नाइस, इक्वल टू, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसको इग्नोर मारा। मास का डायमेंशन होगा m रेज़ टू 1, बाकी सब कुछ जीरो, तो L0 T0। आखिर हम L0 T0 लिख ही क्यों रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, हम बस एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। रेज़ टू x है तो मैंने होल रेज़ टू x लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है L1 T रेज़ टू -2, तो L1 है T रेज़ टू -2, ओके, और रेज़ टू y लिख दिया यहाँ पे टोटल। ये थोड़ा नीचे आ गया ब्रैकेट, इसको मारो इग्नोर, ठीक है, रेज़ टू y लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे चीजों को सिंपल करना है, तो L 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू एक्स 0, ओके। सिमिलरली 1 इंटू वाई, यहाँ पे आ जाएगा एल वाई, 0 इंटू वाई 0, और -2 इंटू वाई -2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है और सेम बेस है, तो पावर्स का एडिशन होगा, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखाया था। तो L0 प्लस एल वाई, ये हो जाएगा L0 प्लस वाई, एम एक्स प्लस 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस -2y, 0 -2y, ओके। अब यहाँ पे LHS में मेरे पास था L1 M1 T रेज़ टू -2, पीछे जब RHS मैंने सॉल्व किया, ये रुक जाओ मुझे एक सेकंड दे दो, हर जगह थोड़ा सा ना पड़ेगा। अरे ऐसा बार बार आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। चलो चलो, यहाँ पे आई होप कि अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हमारा इक्वेशन था L1 M1 T रेज़ टू -2 इक्वल टू ये जो RHS में था L0 प्लस वाई एम एक्स प्लस 0 T 0 -2y। क्या एज इट इज लिखा मैंने, 0 प्लस वाई क्या होगा, y होगा, x प्लस 0 क्या होगा, x होगा, और -2y प्लस ये क्या होगा, -2, ओके। 0 -2y विल बी -2y। अब यहां पे देखो LHS इक्वल टू RHS मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड। देखो ये भी L है, ये भी L है, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं कहूंगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है। अच्छा, ये x है, यहाँ पे 1 है, देखो ये भी m है, ये भी m है, और x के जगह पे यहाँ पे 1 है, तो मैं कहूंगा कि वो x के जगह 1 आ गया और y के जगह 1 आ गया, तो x और y की वैल्यू 1 आ गई। अब तुम बोलोगे सर ये वाला और ये वाला कंपेयर करके साबित करो कि y की वैल्यू 1 है, तो देखो ना, -2y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट, तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/2, तो 2 ये 1, तो y इज इक्वल, साबित हो गया। किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया f इज इक्वल टू के आ जाएगा हमारा कांस्टेंट, m रेज़ टू x था तो m रेज़ टू 1, a रेज़ टू y था तो a रेज़ टू 1, क्योंकि x और y की वैल्यू है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, k का वैल्यू 1 होता है, हमें जानते हैं, बुक में लिखा रहेगा। तो m1 a1, और इसी तरीके से k का वैल्यू 1 एक्सपेरिमेंट से आता है। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला आया वो आया m1, नहीं भी लिखो तो चलेगा, 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो देखा, जस्ट बाय नोइंग कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता हमने निकाल लिया। मैं एक दो और एग्जांपल लेता हूं कि तुम्हें चीजें मेथड समझ में आए। मेथड के लिए देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, कितना टाइम उसको आने जाने में लगता है, वो डिपेंड करता है लेंथ पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पे, ओके। तो ये सिंपल पेंडुलम है, इसको एक ऑसिलेशन जहां से स्टार्ट किया वहां पे जाकर के फिर से आने में कितना टाइम लगता है, ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो मैंने बोला t जो हमारा टाइम पीरियड है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l लेंथ एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। अब तुम्हें पता है कि कुछ तो x और कुछ तो y हमें लेना है, तो हम लिखेंगे t इज प्रोपोर्शनल टू l रेज़ टू x मल्टीप्लाई बाय g रेज़ टू y। हमें पता है कि इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम इक्वल टू का साइन डालेंगे तो एक कुछ तो k आ जाएगा, और k हमारा क्या होगा, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है।
टाइम पीरियड का जो होगा वो t1 आएगा, बाकी सब जीरो आएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने L0 M1 t⁻1। डायमेंशन लिखना होता है इसके बाद। k का कुछ डायमेंशन नहीं होगा तो मैंने इग्नोर मारा। लेंथ का क्या होगा, खाली l की वैल्यू होगी, बाकी सब जीरो होगा। तो L1 होगा, बाकी सब कुछ जीरो होगा, रेज़ टू x। g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो कुल मिला के ये एक्सेलरेशन है L1 t⁻2 वाला, ठीक है ना। तो L1 t⁻2 वाला होगा, बाकी सब जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन यहां डालना है, रेज़ टू y। ओके, सॉल्व करो इसको। ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बाकी सब जीरो, तो Lx आएगा यहाँ पे, बाकी सब जीरो। ये क्या आएगा, Ly और t⁻2y, बाकी सब जीरो। तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, अब इतना लंबा स्टेप नहीं कर रहे हैं हम। इसके बाद देखो यहाँ पे, देखो बेस है सेम, मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने लिखा x प्लस वाई, 0 0, और ये 0 -2y, तो ये -2y ही आएगा। अब सॉल्व करो इसको, Lx प्लस वाई और ये t⁻2 बाकी m 0 है। दोनों साइड कंपेयर करो तो तुम्हें पता चलेगा x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, और -2y की जो वैल्यू है वो 1 है। मैंने लिख दिया। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, देखो y इज इक्वल टू 1/2, लेकिन ये मेरा माइनस में आएगा, राइट। यहां माइनस है तो यहां हटाएंगे तो यहां माइनस डालना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब ये y की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -y। देखो ये y की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, तो x जो है हमारा वो हो जाएगा -y, तो y इधर पॉजिटिव है, इस तरफ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस कट, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू पॉजिटिव 1/2, y की वैल्यू नेगेटिव 1/2, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला था, तो मैंने लिख दिया कि x के जगह पे पॉजिटिव 1/2, y के जगह पे नेगेटिव 1/2। तो इसका मतलब क्या होता है, समझो इस बात को, ऐसे भी समझो कि k एज इट इज L⁻1/2, और g जो ये नेगेटिव था, इसको अगर नीचे ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। p इज इक्वल टू, k तो इग्नोर मारने वाली चीज है, L⁻1/2, ओके, मल्टीप्लाई बाय g⁻1/, ये मल्टीप्लाई है, इसको अगर मैं उधर लूंगा तो k इंटू L⁻1/2, ये जो यहाँ पे माइनस है, अगर मैं इसको नीचे ले लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। रेज टू 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि k इंटू √L √g है ये, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। रेज टू 1/2 मतलब होता है रूट, तो यहां पे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रूट में है, k इंटू √L √g, और ये हमें हमारा फॉर्मूला मिल गया, समझ गए। अब जो वैल्यू ऑफ k है उसको डिटरमाइन किया गया एक्सपेरिमेंट करके, एंड इट कम्स टू बी 2/2 पाई। ये तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा, धीरे धीरे समय के साथ तुम्हें खुद आ जाएगा, क्वेश्चन में कई बार लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो 2 पाई आया तो यहाँ पे हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई √L डिवाइड बाय √g, ठीक है। जैसे जैसे तुम पढ़ते हो ना, जैसे 9th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा कि कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ग्रेविटेशन में पढ़ा तो तुमको याद हो गया। वैसे ही अभी तुम पूरा फिजिक्स जब पढ़ोगे, ये सारे चैप्टर, 14 चैप्टर 11th में, चैप्टर 12th में, तो तुम्हें ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, समझ आया। तो ये भाई तुम्हारा एक तरीका हो गया। अब तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि L1 M1 t⁻2 ये किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क। तुम्हें नीचे कमेंट में जवाब देना है, ठीक है ना। इतना हमने पढ़ा तो थोड़ी मेहनत करो तुम। दूसरा, डायमेंशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी है तो इसका डायमेंशन फोर्स से सेम होगा, एक्सेलरेशन, वर्क या प्रेशर। मैं तुम्हें बताता कुछ चीजों का डायमेंशन इंटरचेंजेबल होता है, तो तुमको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन तुम देखो, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था, टाइम, मास, डिस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट ईयर में क्या नापते हैं, क्या मेजर करते हैं। एक और क्वेश्चन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीग्रेड, वोल्ट। फंडामेंटल यूनिट होने का क्राइटेरिया क्या कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं होना। अगला एक और क्वेश्चन लो, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी L √L/g, L being the length and acceleration due to gravity। तो ये तुमको एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी, इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, ये तुमसे पूछा है। तुमको L लेंथ है बता दिया है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पूरे फंडा इसका डायमेंशन क्या होगा तुमको ढूंढना है। बहुत इजी है, तुम कर सकते हो। ट्राई करने के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं तुम्हें, मैं बाद में ऑब्वियसली कराऊंगा। एक और क्वेश्चन लो, ड्राइव द काइनेटिक फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तुमको काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये तुमको ड्राइव करना है।
कहा जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो तुम लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू एक्स इनटू, ठीक है, वेलोसिटी रेज टू वाई, और आगे प्रोसीड करोगे और जो कांस्टेंट आएगा उसकी जगह पे तुम ये डाल दोगे। एक्सपेरिमेंटली इट कम्स टू बी 1/2 और तुमको आंसर निकालना। अभी जस्ट सिखाया था, तुम कर सकते हो, टेंशन मत लो। अगला तुमको जो करना है वो है तुम्हारा ये कि एक ऑब्जेक्ट है विच इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h इज v, v डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g एंड द डिस्टेंस। तो प्रूव करो कि डायमेंशन एनालिसिस से ये v का फॉर्मूला होगा वेयर k कांस्टेंट। तुम्हें डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला प्रूव करना है। अगेन सेम जो अभी हमने 3 यूजेस पढ़े थे उन्हीं में से एक है, तुम्हें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। इस सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद से ट्राई करने हैं, बहुत मजा आएगा अगर तुम ये करते हो तो। चलो यहां पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। v इज इक्वल टू, अब मैं तुमको बोला था ना चीनी में चीनी ही ऐड करेंगे, सेम एप्पल में एप्पल ही ऐड करेंगे और 2 एप्पल ऐड करके एप्पल ही आएगा। सेम एनालॉजी से तुम ये क्वेश्चन ऐड सॉल्व कर सकते हो। v इज इक्वल टू AT प्लस बी डिवाइड बाई टी प्लस सी प्लस v0। कह रहे हैं कि डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है, बता दिया पहले ही तुमको, ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल सही है। LHS इक्वल टू RHS आना ही आना है, एप्पल इक्वल टू एप्पल होगा। तुमको ऑब्टेन करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ए का, बी का और सी का। तुम्हें बताना है कि ए का फॉर्मूला क्या है, बी का डायमेंशन क्या है और सी का डायमेंशन क्या है। ये कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। वेयर वी वेलोसिटी और टी टाइम है, कह रहा है कि वी वेलोसिटी और टी को टाइम लेके चलो, निकालो आंसर। और वी नॉट भी इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो वी नॉट है ये भी इनिशियल वेलोसिटी है। बस वही एप्पल वाली एनालॉजी यूज करनी है कि किसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तुम इसका भी आंसर निकाल लोगे। इतना सब कुछ पढ़ा है, तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला भी एक क्वेश्चन है, ये सब कर सकते हो। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें दिए, सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए, ये सारे क्वेश्चन बेसिकली है कहां से, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर से, मैं बाहर नहीं निकला अब तक, वहीं से। तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन तुम्हें जमना चाहिए। ट्राई करो, गलती हो जाएगी इट्स ओके, कोई बात नहीं है, गलती हो जाएगी हो जाएगी। और अगर तुम एक बैच का हिस्सा बन सकते हो तो इससे बनो, बाकी मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें समय के साथ जरूर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं तीसरे के बाद 3 और लेक्चर्स आएंगे। एक में शायद हम एरर सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट फिगर साथ में ले ले, या फिर हो सकता है तो हम दोनों अलग लेक्चर में ले, और एक में हम सारे वीडियोस कर ले। तो या तो 2 लेक्चर और एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का फॉर्म लिंक रहेगा और सारे वीडियोस के भी लिंक रहेंगे, तो वहां से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और नहीं तो तुम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो किस केस में कि मैंने अगले वीडियो में मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिया और एक में मैंने सारे न्यूमेरिकल करा दिए, और 3 इस केस में कि 2 टॉपिक्स मैंने 2 वीडियो में कवर किया और एक में मैंने न्यूमेरिकल करा दिया, ठीक है। जितना ज्यादा मैं करा सकता हूँ। बाकी बैच में आ जाओ, बैच में हम बहुत तेजी से पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत इंटरैक्टिव वे में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, डू शेयर दिस वीडियो।